बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कौमी असम्बली के हल्का नंबर 1 यानी कि NA1 चित्राल से चलने वाली चौथा सुतून की टीम पहुंची है शहर कायद। और अब हम बुलंदो बाला जो चोटियों से, पहाड़ों से, बर्फ़पोश पहाड़ों से हम उतरे हैं पानियों की तरफ और गहरे पानियों की तरफ। और हम कोशिश करेंगे कि शहर कायद से ही कैंपेन का आखिरी रोज़ जो है उसके बारे में बात कर सके, इसीलिए ऑल द वे यहाँ पे आए हैं। कराची की बात की जाए तो कराची के कुल वोटर्स की तादाद 92,86,241 है और कौमी असम्बली के यहाँ 22 हलके हैं। सूबाई असम्बली के हलकों की तादाद 47 है। और अगर देखा जाए तो कराची 7 अजला पे मुश्तमिल है और इसमें मलीर, कोरंगी, केमाड़ी, ज़िला जनूबी, ज़िला शर्की, ज़िला गरबी, ज़िला वस्ती, ये 7 अजला के अंदर लाखों लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, अपनी क़यादत का इंतखाब करेंगे। और शहर कायद जिसकी सियासत में हमेशा हमने तलखियाँ भी देखी, वो शहर कायद कि हम इसीलिए आज यहाँ से प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं कि ये शाहराए पाकिस्तान कहा जाता है। हमने ये देखा कोई अपनी बात करता है, कोई असबियत की बात करता है, कोई फ़िरका वारियत की लानत को नुमाया करने की कोशिश करता है, जिसका रद्द करना है। पाकिस्तान एक है और हमें छोटी छोटी एलीज़ के अंदर, छोटी छोटी सड़कों पे नहीं, शाहराए पाकिस्तान पे चलना होगा, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा, तभी पाकिस्तान मुस्तहकम होगा और तभी पाकिस्तान की शान और शौकत में इजाफ़ा होगा। हमने सुना कराची के अंदर ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जिसके हवाले से बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं। कत्ल है, जलाओ है, गाड़ियाँ जलाना है, डिफरेंट मामलात हैं। लिहाजा उस सारी सिचुएशन में हम ऑल द वे कराची पहुँचे हैं ताकि हम चित्राल के बाद पाकिस्तान को सल्यूट करें तो शहर कायद से करें। और शहर कायद के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, इलाकाई जमातें हैं। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, यहाँ पे GDA इत्तेहाद है, जहाँ पे JUI है, JUP है, MQM है, दीगर जमातें हैं। हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ़ हलकों में जाने की और यहाँ के जो मसाइल हैं और मसला नंबर 1 क्या है उम्मीदवारान की नज़र में और लोगों की नज़र में, उस पर बात करेंगे। हम बढ़ेंगे, कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाएंगे और गहरे समंदरों तक आपको पहुँचाएँगे, लेके जाएंगे, दिखाएँगे। अल्लाह ने पाकिस्तान को हर कुदरत से माला माल कर रखा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को न सिर्फ संगलाख चट्टानें, न सिर्फ मादनियात, न सिर्फ गहरे पानी, न सिर्फ सहरा मैदान, बल्कि समंदर से भी नवाजा है। और हम इन सारी चीज़ों को कि कब पाकिस्तान के हक़ में इसकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। गहरी बंदरगाहें बननी चाहिए, मैदानी इलाकों में हमारी ज़राअत के मैदान जो हैं वो फलने फूलने चाहिए। और रेगिस्तानों के अंदर हम क्या कुछ नहीं कर सकते, अपनी दुनिया पैदा नहीं कर सकते। आपको हमने बहुत सारी चीज़ें दिखाई। हम चित्राल, बालाकंड डिवीज़न, फिर लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, उसके बाद आपको हमने मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, सक्खर के इलाकों की सैर कराई, वहाँ के मसाइल बताए। इसी तरह कराची में पहुँच के हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के मसाइल को जान सकें और गहरे पानी तक आपको ले जा सकें। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और पाकिस्तान को इस्तेहकाम दे। हम आगे बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, चौथा सुतून टीम पहुंची है इदारा नूर हक कराची में और यहाँ वही जो कह रहे हैं कि सबको आज़मा लिया, अब हमें भी देखिए, हमारी बात भी सुनिए। जनाब सिराजुल हक, बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब आपके वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने तजर्बात के बाद और इन तमाम हुकूमतों के नाकामी के बाद और इस मौजूदा महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी देखने के बाद कौम को ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या कौम को मज़ीद करप्शन ज़द्दा निज़ाम चाहिए, कमीशन ज़द्दा निज़ाम चाहिए, धांधली वाला निज़ाम चाहिए, सिफारिश वाला निज़ाम चाहिए, रिश्वत वाला निज़ाम चाहिए, महंगाई और बदअमनी वाला निज़ाम, या एक ऐसा पाकिस्तान जिसके पासपोर्ट पर आप फ़ख्र कर सके, जिसमें आपका बच्चा तालीम से महरूम ना हो, जिसमें नौजवान रोज़गार से महरूम ना हो, जिसमें कोई छत से महरूम ना हो,
جس میں کوئی مظلوم عدالتوں کا رونا نہ روئے کہ ان کو انصاف نہیں ملا. یقیناً ایک ایسا پاکستان بن سکتا ہے اگر لوگوں نے 8 فروری کو عدل انصاف کے نشان ترازو پر مہر لگایا. سراج الحق صاحب، یہ باتیں تو ہم نے ماضی قریب میں بھی دیکھی. ریاست مدینہ پھاڑ لو، گرا دو، لٹا دو. اب اگر آپ بھی آ رہے ہیں تو کیا یہ یقین کیسے کریں گے ہم کہ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم نے ہر شعبے کے لیے ایک زبردست ٹیم بنائی ہے. یعنی زراعت پر ایک ٹیم ہے، صحت کے حوالے سے ایک زبردست ٹیم ہے، تعلیم کے حوالے سے ایک ٹیم ہے، ہمارے آئی ٹی کے حوالے سے ایک ٹیم ہے، ہمارے صنعت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ٹیم ہے، پاکستان میں بے روزگاری کیسے ختم ہو اس کے حوالے سے ہمارا ایک پورا ہوم ورک ہے. اور ان تمام ایون خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ان کی ان پٹ لے کر پھر ہم نے ایک انقلابی منشور بنایا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ منشور تو سب کے اچھے ہوتے ہیں. وہ اچھے ہوتے ہیں، اعلانات بھی کرتے ہیں. ایک تو ناکام ہو گئے اس لیے کہ ان کے ساتھ وہ ٹیم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک ماضی ہے. یعنی بغیر وسائل کے اور حکومت کے بھی ہم نے کروڑوں لوگوں کی خدمت کی، لاکھوں کے گھروں تک پانی پہنچایا، ہزاروں یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں. بنو قابل کے تحت ہزارہاں بچوں کو ہم نے ایک سکل سے نوازا. پھر خیبر پختونخوا میں خود 2 بار منسٹر رہا ہوں. ہم نے ڈیلیور کیا. ہمارے دامن پر کوئی کرپشن کا دبا نہیں ہے. ادھر کراچی میں ہمارے میئر 2 آئیں، ان کے دامن پر بھی کوئی کرپشن کا دبا نہیں ہے. جن کی تعریف ورلڈ بینک نے کی، جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ہاں اگر احتساب ہو جائے تو صرف جماعت اسلامی والے بچ سکتے ہیں، باقی تو سب جیل میں ہوں گے. تو اتنے بڑے گواہیوں کے باوجود، تجربات کے باوجود بھی اگر ایک آدمی نہیں سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کی حالت بدلے، پاکستان کی حالت بدلے. لیکن میرا ایمان یقین ہے کہ اب لوگ ایک حقیقی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں. سراج الحق صاحب، میں یہ دیکھ رہا تھا کراچی میں آ کے کہ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. کراچی کی ترقی کے لیے آپ کے پاس وہ کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے یا نسخہ ہے جس کو آپ استعمال کریں گے اور کراچی کی روشنیاں پھر سے بحال ہو جائیں گی اور مسائل ختم ہو جائیں گے؟ کراچی کے حوالے سے ہمارا ایک بہت بڑا پلان ہے اور ہم نے ایک بہت بڑا ہوم ورک کیا ہے. اور کراچی عالمی اسلام کا ایک لیڈر شہر ہے. اگر یہاں ہم نے ایک ماڈل نظام قائم کیا تو اس کے اثرات پورے عالمی اسلام پر بھی پڑ سکتے ہیں. لیکن بہرحال کراچی میں سندھ کے لوگ ہیں، پنجاب کے لوگ ہیں، بلوچستان کے لوگ ہیں، KPK کے لوگ ہیں. جماعت اسلامی واحد تنظیم ہے جو قومیت اور لسانیت اور عصبیت پر یقین نہیں رکھتی ہے. تو ہم ان تمام پھولوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ بنائیں گے اور سب کو ساتھ لے کر چلائیں گے. سراج الحق صاحب، میں NM1 چترال گیا. مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب آپ کی جماعت کے وہاں سے MNA ہوتے رہے. وہ MMA کی صورت میں مذہبی جماعتوں کی اتحاد کی صورت میں MNA بنے. اب آپ کسی کے ساتھ چل نہیں رہے. مذہبی جماعتیں بھی اگر اکٹھی نہیں ہو سکتی تو بس پھر ہم نے صرف واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وہ ہے بس مولویوں کی تقریروں میں ہی سننا ہے. دیکھیے، مولانا عبدالاکبر چترالی 2018 میں منتخب ہوئے تھے تو جماعت اسلامی کے نشان سے کسی MMA کی صورت میں، ٹھیک ہے اس وقت تو ایک MMA تھا لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکا MMA. اس لیے پھر ہم نے اپنے جماعت کے نشان کے ساتھ اور اپنے جھنڈے کے ساتھ جدوجہد شروع کی. تو اس بار ہم عوام پر اعتماد کرتے ہیں، عوام ہم پر اعتماد کرے. ہم انشاءاللہ اپنی قوم کو ایک اسلامی، خوشحال، کلین، گرین اور کرپشن فری پاکستان دیں گے. سراج صاحب، میرے 33 سالہ صحافت میں نے بہت جلسے بھگتائے، بہت سے لیڈر سے گفتگو کی. میں جب چترال سے چلتا ہوں، اپر دیر لوئر دیر تک آتا ہوں، بٹ خیلہ تک آتا ہوں، تو مجھے جماعت اسلامی کی خواتین صرف سوات میں ملی جو TV پہ آئیں، انہوں نے گفتگو کی. خواتین وہاں کی کیوں شائع ہے؟ مسائل پہ بات کیوں نہیں کرتی؟ کوئی ڈر خوف ہے آپ لوگوں کی وجہ سے کہ بس باہر نہ آوے، اندر ہی رہ جائے؟ بات تو کر سکتی ہے نا. نہیں، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ خواتین
آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ چترال کی ہیں. ہماری خواتین لکھی پڑھی خواتین ہیں اور وہ ایک لحاظ سے ہمارے جو گھروں کی خواتین بھی ہے یہ معاشی پارٹنر ہے, وہ بہت بڑا بوجھ اٹھاتی ہے. اگر وہ گھر میں رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارغ تو نہیں ہوتی ہے, وہاں بھی وہ کام کرتی ہے. یونیورسٹیوں میں آپ کو ملیں گے, کالجز میں بھی آپ کو ملیں گے. اور ہمارا جو سوات کی ایک بہن تھی عائشہ سید, آپ نے دیکھا کہ اسمبلی میں جو کارکردگی کی بنیاد پر وہ ٹاپ 10 میں شامل تھی, یعنی تمام اسمبلی میں واحد خاتون تھی جس کی کارکردگی بہت اچھی تھی. بلکہ سوات میں انہوں نے کوارڈینیٹ کروایا میرے ساتھ نا کہ یہ خواتین ظاہر ہے ملاکنڈ ڈویژن ایک علاقہ ہے, لیکن اب بھی آج کے دن بھی ہمارے بہت سارے بہنیں اس وقت پشاور کے وہ دیر میں ہیں. ایون ہمارے راہیل باجی صاحبہ وہ ملاکنڈ ڈویژن کے دورے پر ہے. اس طرح حمیرہ بشیر صاحبہ, حمیرہ طارق صاحبہ جو ہمارے خواتین ونگ کے اس وقت ذمہ دار ہے, ناظمہ ہے, اس نے ابھی تقریباً 10 دن کا دورہ کیا ملاکنڈ ڈویژن کا. تو پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ فعال ہے ہمارے خواتین ونگ کے بہنیں, مائیں اور بیٹیاں. آخری سوال سراج صاحب, ہم نے ماضی قریب میں بھی بڑے شدتیں, طرز تکلم, طرز تخاطب, پکڑ لوں گا چھوڑوں گا نہیں, ایسی تک اتروا دیے جائیں گے, لیکن جب پھر ہم واپس جاتے ہیں تو وہ قوم میں, وہ نوجوانوں میں, گھر کا بچہ بھی اب جو ہے نا وہ بدتمیزی پہ اترا ہے, میڈیا پہ 24 گھنٹے مہاتما کے خطاب سن کے. یہ واپس کیسے جائیں گے اور نارملائز کیسے کریں گے؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا اہم کام ہے. اس وقت جو زہریلی پولرائزیشن ہے, اس زہریلی سیاسی پولرائزیشن کی وجہ سے معاشرے میں ڈپریشن اور ٹینشن اور فرسٹریشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. لیکن ہمارا ارادہ ہے کہ لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا, لوگ ہمارا ساتھ دے, تو اس پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے الیکشن کے بعد ہم ان تمام سیاسی جماعتوں کو, سیاسی سٹیک ہولڈرز کو, پیپلز پارٹی کو, مسلم لیگ کو, پی ٹی آئی کو, ایون اسٹیبلشمنٹ کو, ہم سب کو بٹھائیں گے کہ اب ان تلخیوں کی بجائے ہمیں رشد کی طرف جانا چاہیے, ہمیں پاکستان کی ترقی پر سوچنا چاہیے اور ہمیں لڑنا چاہیے. لیکن جہالت کے ساتھ لڑے, آپ جہالت کے خلاف لڑے, مہنگائی کے خلاف لڑے, بے روزگاری کے خلاف لڑے, بد امنی کے خلاف لڑے, دہشت گردی کے بارے میں سوچے. اس لیے لڑ کر کہتے ہیں کہ ایک کی دم گم ہو گئی اور دوسری کے چونچ. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ بس درمیان میں پھنس کے رہ گئے. ہماری تقدیر ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک پاکستانی نیشن بننے کے لیے کچھ اقدار ہے, اس کا تحفظ کرنا چاہیے, لیکن یہ مشروط ہے 8 فروری کے الیکشن کے نتائج سے. قوم نے ترازو پر مہر لگایا تو ترازو کی جو دونوں پلڑے ہیں وہ بوجھ برداشت کرتی ہیں, وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اعتدال کے ساتھ رکھتی ہیں. اگر ایک پلڑا اوپر ہو دوسرا نیچے ہو تو اس کا مطلب یہ ترازو نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ قوم ترازو پر ٹپا لگا لے, تو عدل دینا, انصاف دینا, بچوں کو تعلیم دینا, نوجوانوں کو روزگار دینا, بے گھر کو چھت دینا, مظلوم کو انصاف دینا, یہ ترازو کی ضمانت ہے, جماعت اسلامی کی ضمانت ہے. بہت شکریہ سراج الحق صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, سراج صاحب کھڑے ہیں, میں یہ دعا ضرور کروں گا اور اللہ کرے کہ جنہیں ہم اپنے آئمہ دیکھتے ہیں, خطباء دیکھتے ہیں, ابھی ذکر کیا سراج الحق صاحب نے کہ ایک قوم, ون نیشن, شہر قائد میں کھڑے ہو کے میں یہ ضرور دعا کروں گا کہ کاش سارے مسئلے اپنی ذاتی میں اس کی قربانی دے دیں اور آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم کرے. کہیں اور سے ملتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جی ناظرین, ہم کراچی کے ڈسٹرکٹ ایسٹ ڈسٹرکٹ میں ہیں اور سہراب گوٹ کے بعد یہ یہاں پہ مختلف گوٹ ہیں. یہ پوری جو علاقہ ہے یہاں پہ ہم دلدار عمرانی گوٹ میں ہیں, اور اس کے پچھلی طرف جو ہے وہ نور محمد گوٹ ہے. پھر اگر میں دکھاؤں, اور یہاں ہمیں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام, ان کے دفتر جو کیمپ آفس ہیں یا الیکشن آفس ہیں وہ ہمیں زیادہ دکھائی دیے ہیں. اور اسی طرح MQM, پیپلز پارٹی, اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر جماعت کے جھنڈے یہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ ہم نے
पूछा है कि उम्मीदवारान यहाँ पे मौजूद नहीं है। एक शख्सियत का पता चला है, जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा हैं और गौरी साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं उनके ऑफ़िस और उनसे पूछते हैं कि इस इलाके का मसला, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ हम एक एक हलके में शायद उस तरह से नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ा कराची है, शहर कायद बहुत बड़ा है और पाकिस्तान का मुआशी हब है और फैला हुआ है। हम मुख्तलिफ हलकों में, हमारी कोशिश होगी कि तमाम जमातों की नुमाइंदगी वो ज़रूर सामने ला सकें और कभी किसी हलके में और कभी सूबाई और कभी कौमी, और जो रहनुमा मिलता है आपको पता ही, आप मुसलसल देख रहे हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं और असलम गौरी साहब से बातचीत करते हैं। जी नाजरीन, जिस तरह हमने आपको बताया अभी कि हम कहाँ पहुँचे हैं, तो पहुँचे जनाब असलम गौरी, तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, और बड़ी अहम शख्सियत हैं, मौलाना के करीब हैं और ये यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और गोठ दिलदार में ही हैं मौजूद, सोराब गोठ से आगे एहसानाबाद का इलाका है ये। और इनसे बात करते हैं। PS 97 उम्मीदवार बराए रुकन सूबाई असम्बली। गौरी साहब बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध में हमने देखा मुख्तलिफ जमातों से इत्तेहाद, लाड़काना में सोमर साहब सामने आ रहे हैं, आए हुए हैं और बड़े धुआंधार खिताबात और जलसे हो रहे हैं। कहीं आपकी एडजस्टमेंट है, कहीं आप सोलो हैं अपनी अपनी हैसियत में, तो यहाँ क्या सूरत है? कि अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिया मेरी जमात का ठीक ठाक वोट बैंक है और हमने पहले भी मेरे साथी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ये हल्के में हम इंशाल्लाह फेवरेट होंगे। आप तो एक दानिश्वरी पीछे बैठ के स्कीम बनाना और उस पर अमल दरामद देखना, ये कितने तुसी हल्के ही बढ़ गए। असल में बात यह है कि ये एक कराची का इंतहाई हसास इलाका है जहाँ सारे गोठ हैं, गरीब लोग रहते हैं और यहाँ पर इलेक्शन के दिनों में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो इनको आके बड़ी बड़ी गाड़ियों में मुतासर करते हैं और फिर आके इनकी कीमतें लगाते हैं। तो गरीब लोग हैं, दबते भी हैं, डरते भी हैं। पुलिस कल्चर भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, जिसको चाहती है पुलिस पकड़ लेती है, जिसको चाहती है उठा लेती है। यहाँ पर रात भी मेरा एक कारकुन शहीद हुआ है और उसमें अपना चोरी की नज़र से लोग आए, तो पश्तून था, उसने जवान था, उसने अपना पिस्तौल निकाला, लेकिन इससे कबल को फायर करता उन्होंने उसको फायर करके शहीद कर दिया। तो ये हसास तरीन इलाका है, इसमें लोग मगरब के बाद यहाँ के मुकामी भी ज़रा एहतियात करते हैं बाहर अंदर आने जाने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो क़यादत रही अब तक, जो लोग रहे हैं इससे कबल, उन्होंने यहाँ के इस मसाइल पे कोई तवज्जो नहीं दी। पूरा गरीब एरिया जी, सब गोठ हैं, टोटली गोठ है, तकरीबन थोड़ा सा इसमें आबादी है एहसानाबाद की। ये मुझे बताएं गौरी साहब, आखिरी सवाल ये कि आपने दिया बदल दो निज़ाम को, अब वो निज़ाम क्या है मुख्तसरन चाहूँगा वो बताइएगा, क्या निज़ाम चाह रहे हैं आप? और दूसरा अपने इलाके के निज़ाम, इसी जो आपने अभी निशानदेही की है, उसको बदलने के लिए क्या आपके पास सिफारिशात, तरजीहात क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पे सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन जो होते हैं, हम इसको लोग कहते हैं कि ये सड़क और गटर और ये वो इसके लिए, हालांकि आप जानते हैं पुराने सहाफ़ी हैं कि ये कानून साजी के लिए लोग होते हैं। और आपको शायद इल्म में हो कि 3 साल पहले इसी सिंध असम्बली में एक कानून पास हुआ कि 18 साल से कम उम्र कोई बच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। अब ये इतनी ट्रेजिडी थी कि एक भी वहाँ आदमी ऐसा नहीं था जो कहता खड़ा होकर कि हज़रत अली तो 9 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे, जो तुम खिलाफ शरअ खराफा आइन क्यों कर रहे हो। तो ये इस तरह की हमारी एक ट्रेजिडियाँ हैं। और हम जब बात कर रहे हैं निज़ाम को बदलने की, तो हम कोई नया निज़ाम नहीं लाना चाहते। हम कहते हैं 1973 के आइन पर मुकम्मल अमल दरामद हो जाए। और अब उसकी ये होती है कि जो शिकें उसमें इस्लामी, उन पर अमल दरामद नहीं होता, जो दूसरी शिकें उन पर चलता रहता है, हुकूमतें आती हैं। जब तक इसमें वो लोग नहीं आएंगे जो कम से कम अपने एक ज़ाती मफादात से हट के जब मुल्क के लिए जो काम करें, तो उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सीधे रास्ते पर नहीं चलता। निज़ाम यही है, लेकिन हमने इस निज़ाम को इस्तेमाल करना है, वो कोई नहीं करता। वो जो आता है वो अपने मसलत के तहत चंद शिकें आइन की इस्तेमाल कर ली, चंद छोड़ दी। तो 1973 के आइन को हम 95% इस्लामी आइन समझते हैं। इसी पे अगर अमल दरामद हो जाए तो इंशाल्लाह हम समझते हैं 95% मसले हैं हल हो जाए। जी हल हो जाए इंशाल्लाह। और बाकी 5% इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात पड़ी हुई हैं, तो कोई ऐसा बड़ा मसला इशू नहीं है। अगर कोई अल्लाह वाले आ जाएँ, कोई ऐसे लोग आ जाएँ वाक़ई पाकिस्तान के लिए इखलास से काम करना चाहते हैं, हम तो ये भी कहते हैं किसी भी सियासी जमात से अगर कोई दीनदार साथी आता है तो हम तो अपने लोगों को कहते हैं उसका ताउन करें जहाँ हम नहीं खड़े हुए हैं। मकसद ये होता है कि समझदार किस्म के लोग, ज़ाती मुफादा से बच के, करप्शन से पाक लोग अगर चले जाएँ तो उससे फ़ायदा। जैसे हमारा JUI का है, आप देखिए मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह की 9 माह की हुकूमत, एक मुकम्मल हुकूमत थी हमारी। दूसरी हुकूमत हमें मिली है अकरम खान दुरानी साहब की 5 साल की 2002 की हुकूमत।
جو ان کے ترقیاتی کام ہیں, جو ان کی اصلاحات ہیں, جو عوام کے لیے خدمات ہیں, وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں. اور کوئی بھی منسٹر ان دونوں حکومتوں میں ہمارا ایک بھی کوئی بھی بندہ کرپشن میں ملوث نہیں, نہ آج تک ثابت ہو سکا. بہت شکریہ واری صاحب. اللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو سلامت رکھے, اور اگر آئین پہ عمل ہو تو اس سے آگے تو پھر کچھ رہتا ہی نہیں ہے. متفق کا آئین, کراچی کی شخصیات بھی تھیں اس میں, اس پہ دستخط. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں کرنے والا اور پاکستان کے لیے نیک نامیاں کمانے والا بنائے. چلیں آگے بڑھتے ہیں, آئیے ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین, دلدار عمرانی گوٹھ میں ہی ہیں ہم, اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہاں ہم نے پتہ کیا تو مسلم لیگ نون کے PS 97 سے امیدوار جناب فہد شفیق آ گئے. ہم نے کال کی اسلم غوری صاحب سے, ابھی آپ نے بات دیکھی تو ہم نے کال کی تو پھر یہ یہیں پہ آ گئے ہیں, تو ہم نے سوچا یہیں سے ہی جتنی گپ شپ ہو سکتی ہے کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. فہد شفیق صاحب, میں سب سے ایک ہی بات پوچھ رہا ہوں کہ اس حلقے کا, اس علاقے کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے جس کو ایڈریس ہونا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے, وہ کیا ہے؟ دیکھیں, ہم ایک ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. بیسکلی اس حلقے کو جو اگر ہم اس کی ڈائنامکس دیکھیں تو وہ گوٹوں پہ مشتمل ایریا ہے. میجورٹی گوٹس ہیں اور غریب عوام رہتی ہے. تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ صوبہ سندھ کے اندر جو غریب عوام ہے وہ بیچاری بالکل بے یار و مددگار ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایز کمپیئرڈ سندھ اور پنجاب میں غریب عوام خوشحال ہے, اس کو اس کی بنیادی ضروریات پوری ملتی ہیں. بیسک نیسیسٹیز جس کو کہتے ہیں, وہ پنجاب میں ہمیشہ پنجاب گورنمنٹ نے غریب عوام کو خوشحال کیا, کسان کو خوشحال کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سندھ کے اندر جو عوام ہے غریب, وہ دن بدن نیچے جاتی جا رہی ہے. آپ نے ایریا کا وزٹ کیا ہوگا, PS 97 جو کہ گوٹوں پہ مشتمل ایریا ہے, اور ان کے ہر گوٹ کا سیوریج کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ اور بجلی کا مسئلہ. دیکھیں, یہ سارے مسئلوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم میدان میں اترے ہیں, اور اس میدان کو انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو ہم فتح بھی کریں گے. پوری کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ میاں نواز شریف کے چاہنے والے بہت رہتے ہیں, اور میاں نواز شریف کا ایک نظریاتی ووٹ بینک اس حلقے میں موجود ہے, جس کو ہم انکریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں جا رہے ہیں لوگ ہمیں بہت اچھا رسپانس دے رہے ہیں. کیونکہ سندھ گورنمنٹ, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بھی ان کے ساتھ انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے, اس سے وہ بے پناہ تنگ ہیں. بلدیاتی نظام ہو, صوبہ سندھ کی حکومت ہو, کبھی ڈیلیور نہیں کیا. ایون کہ یہاں نہ سرکاری اسکول ہیں, نہ سرکاری پارکس ہیں, نہ کوئی ایمبولنس سروس ہے, نہ کوئی سرکاری ہاسپٹل ہے. آپ پورا حلقہ گھومیں, بالکل اس طریقے سے لاوارث چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بس ان کو ہدایت دے, اور ایسے ہی کمپیریزن کرتے جائیں. پورے کراچی اور پورے انٹیریئر سندھ میں جتنے بھی ایریاز ہیں ان کا بہت برا حال ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عوام بھی اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ ان سارے مسائل کا حل ایک ہی ہے, وہ ہے میاں محمد نواز شریف, جو کہ شیر کا نشان ہے ہمارا. انشاءاللہ 8 فیبروری کو اس حلقے میں آپ کو بالکل دعوت دوں گا. میرے اللہ نے چاہا تو ہم فتح کا جشن منائیں گے, اور میاں نواز شریف یہاں سے کامیاب ہوں گے. اچھا, مجھے آخری سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے ماضی قریب میں دیکھا بڑی حدتیں, شدتیں, انداز تخاطب, طرز تکلم, اوئے توئے, سب کچھ, اور الزام پہ الزام. وہ اس علاقے میں کیا ہے؟ اور پھر دوسرا سوال ساتھ ہی اس کے یہ ہے فہد, کہ یہاں پہ ہر جماعت کا امیدوار مجھے پتہ چلا ہے. آپ یہاں کوئی ایڈجسٹمنٹ کی کوشش نہیں کی؟ اسلم غوری صاحب سامنے فلاں جو آپ کی اتحادی جماعتیں رہی ہیں یا مختلف جگہوں پہ ایڈجسٹمنٹ والی ہیں, یہاں کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ تصادم اور ساری چیزوں کا. تو الحمدللہ جتنے بھی پارٹیز کے کینڈیڈیٹس ہیں, ابھی آپ نے دیکھا کہ اسلم غوری صاحب سے میری ملاقات ہوئی, ایک بہت اچھے ماحول میں ہوئی. اور بھی جو پارٹیز کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی, ہم کہیں انٹریکشن ہمارا ڈیفینیٹلی ڈیلی بیسس پہ کافی جگہ ہوتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں سب مل کے کہ ادھر کا ماحول اچھا رہے. ڈیفینیٹلی انتشار پھیلانے کے لیے آپ کو پتہ ہے لوگ موجود ہوتے ہیں, کہیں جھنڈے اتارتے ہیں, کہیں پینافلیکس پھاڑ دیتے ہیں. اور اس چیز کو میں اوپنلی یہ بات بولوں گا کہ اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں الیکشن لڑ رہی ہیں, اور دوسری پارٹیز یہاں پہ اتحاد کی, جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیں اتحاد کی پوری کوشش تھی کہ ادھر اتحاد ہو. لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں جو شاید آپ کو نہ پتہ ہو, کہ یہ پاکستان کا سب سے چھوٹا حلقہ ہے, اور اس میں ٹوٹل ووٹر ہیں 56,000. اور یہاں پہ لاسٹ ٹائم بھی جو PTI کا ایک بہت بڑا, جس کو عمران خان کہتے تھے کہ میرا کھلاڑی ہے, حلیم عادل شیخ, وہ یہاں سے کامیاب ہوا اور 6,000 ووٹوں پہ کامیاب ہوا تھا. اور اس کے بعد وہ
हल्के में नज़र नहीं आया। अब आवाम का भी राय लेंगे, आपको पता लगेगा। तो ये हल्का 5-6 हज़ार रुपये विन करता है। टर्न आउट क्योंकि आपको पता है कम रहता है, आवाम निकलती भी नहीं है, तो 56,000 टोटल वोटर हैं और इसमें नेगोशिएशन के लिए कोई तैयार नहीं था। तो क्योंकि ये असल वजह छोटा ये हल्का, एग्जैक्टली छोटा हल्का है, तो पहले नेगोशिएशन हो गई थी, ऑलमोस्ट फाइनल हो गई थी एमक्यूएम के साथ, लेकिन फिर जब जेयूआई ने कहा कि नहीं हमारा भी वोट बैंक है, तो फिर इस सीट को ओपन कर दिया गया कि सब लड़ें। नाज़रीन, ये जो बात हुई पाकिस्तान का सबसे छोटा हल्का, जिस तरह फाज शफीक ये कह रहे थे ना, चलें इतने बड़े कराची में हमारा आगाज़ सबसे छोटे हल्के से हुआ है। अब बड़े हल्कों की जानिब बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि माहौल क्या है और एक दूसरे को मुखातब कैसे किया जाता है। आइए आप भी देखिए। जी जनाब, हम कराची में ही, जैसे आपको पता है, और जनाब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम, इनके पास हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक ही सवाल लेके चला हूँ चित्राल से और यहाँ तक पहुँचा हूँ। मसला नंबर 1, सबसे बड़ा मसला वो क्या है? देखें, अगर हम इंतखाबी अमल से मुतालिक बात करें ना, तो हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे और लोगों के दिलों में ये बात आए कि वो इस मरतबा बेहतर उम्मीदवारों को, जो मुल्क की बका सलामती का, मुल्क के लोगों का दर्द रखते हों और वो ये महसूस करते हों कि इस वक्त जिस माशी बहरान से मुल्क गुज़र रहा है, अगर अब इस दलदल से मुल्क को नहीं निकाला और इसमें कोई एक कौमी एजेंडा हमने वज़ा नहीं किया जिस पर तमाम जमातों का, क्या हो सकता है? देखें, सबसे पहली बात तो है कि एक मजबूत मरकज़ ना 60 सालों तक मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत नहीं बन सका। फिर 18वीं तरमीम आ गई का मजबूत सूबे, फिर हमें दूसरे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। 15 साल से हम उसके पीछे लगे, लेकिन लोगों का मेयार ज़िंदगी, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, गैस, बिजली की लोड शेडिंग, पानी की किल्लत, मसाइल है कि बढ़ते चले जा रहे हैं। तो देखें, मैं ये कहता हूँ लोगों को ख़ुद ये इख्तियार दें कि वो अपने मसाइल हल करे, फ़ैसले करे, पॉलिसी बनाए, ख़ुद अपनी मकामी जो मईशत होती है ना उसको वो जनरेट करे, अपने कारोबार से, तिजारत से, छोटी सरमायाकारी से, घरेलू सनतों से। ये मौका हम नहीं दे रहे। इसके लिए हमें वज़ीर आला के पास जाना, हमें वज़ीर तिजारत, वज़ीर कारोबार, वज़ीर सनत के पास जाना। मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया की तरक्की और ख़ास तौर से जो मशरक़ी बईद के ममालिक हैं ना, फ़िलिपींस को देख लें, फ़िलिपाइन, थाईलैंड को देख लें, मलेशिया को देख लें, उसके बाद चेपिद्दी का शोरबा वियतनाम, 30 साल पहले ये सारे ममालिक हमसे थोड़े पीछे, इवन चाइना, ये सब ममालिक कहाँ चले? इसलिए कि जो जादू है इनकी तरक्की का वो है मकामी खुद मुख्तारी, और मजबूत ज़िले ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत हो सकते हैं जब आप उनको आइन में तहफ़्फ़ुज़ दे दें, आइन में इख्तियार दे दें कि भाई कचरा उठाना, गटर है, पानी है, सड़कें हैं, बिल्डिंग कंट्रोल है, मास्टर प्लान, हाउसिंग टाउन प्लानिंग, कम्युनिटी पुलिस, घरेलू सनतें, तालीम, सेहत, ये सारी चीज़ें, अस्पताल, सब उनको दे दें। ये तो आपके मैनिफेस्टो पर हमने तो एक बिल भी बना लिया और उस पर हमने बाकी जमातों से बात हुई ना, कमाल। ये तो हम अब वजारतों के लिए, इख्तिदार के लिए, पक्की बात है 100%। उसके लिए अभी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अब हम कह रहे हैं कि इस मुल्क को बचाना है, इसके लोगों को अब मौका देना है। लोगों का एतमाद बुरी तरह से मुतज़लज़ल हुआ है सियासी जमातों पर, सियासी अकाबरीन पर और सियासी अमल पर। तो हम तो खुद वॉक ओवर दे रहे हैं ना। अगर हम किसी और का नाम लेते हैं और एस्टैब्लिशमेंट की गर्दान पड़ते हैं, तो फिर हमने अपने मैदान को खाली क्यों छोड़ा हुआ भाई? हम यहाँ भी तो कुछ करके दिखाएं ना। अच्छा फारूक भाई, मुझे ये बताएं कि क्या रिस्पांस आया दीगर जमातों के अकाबरीन? अल्हम्दुलिल्लाह PML 100% पूरी तरह मुत्तफ़िक़ है कि भाई मकामी खुद मुख्तारी और मजबूत ज़िले ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है, ना मजबूत सूबे ना मजबूत मरकज़। ये चीज़ उन्होंने मानी, JUI ने मानी है, ANP ने मानी है, फिर उसके साथ साथ PMLF ने मानी है। ये जो हमने माजी करीब में हिद्दतें, शिद्दतें, तर्ज़ तख़ातुब, तर्ज़ तकल्लुम, लिटा दो गिरा दो, चैन गरारी, नट बोल्ट और पता नहीं क्या कुछ ये जो चल रहा था, यहाँ क्या सूरत है? देखें, मैंने तो आपके इस पूरे इंटरव्यू में भी ये कह दिया कि 15 साल से ही हो रहा है, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया। लोग समझते हैं, लोगों को पता है, ठीक है ना। और हम कोशिश करते हैं कि भाई कम से कम बर्दाश्त और तहम्मुल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। और मुझे पता है कि सारे लीडर्स बहुत बिजी हैं, हम इनके पीछे हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। जी नाजरीन, NA 239 में पहुँचे हैं। लियारी का ये एरिया है और यहाँ से जनाब नबील गबोल उम्मीदवार कौमी असम्बली के हैं और यूसुफ बलोच जो सिपाही असम्बली के उम्मीदवार हैं। यहाँ
मेरे प्यारे भाई बैठे हैं। अस्सलाम कैसे वालेकुम। आप? खैरियत से हैं? ठीक यहाँ है। पे क्या कर रहे हैं आप? जी, यहाँ पे हमारी वर्कर्स हैं, ख़वातीन, जो हमारी पीपल्स पार्टी के आप समझें कि बहुत बड़ा असासा है ख़वातीन वर्कर्स हमारी, तो उनसे मैं मिलाने आया हूँ। मैं लास्ट वीक भी आया था इनसे मिलने के लिए। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर कुछ सिलाई मशीनें, क्योंकि ये कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ पे लेडीज़ का जो है ना स्किल डेवलपमेंट की जाती है, यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पे गर्ल्स की समझे जिम भी है, गर्ल्स बॉक्सिंग भी है, गर्ल्स फुटबॉल भी है, फिर लड़कियों का यहाँ पे सिलाई कढ़ाई का भी सेंटर है कि लड़कियाँ अपना खुद ही कपड़े शपड़े बना के खुद ही उसको फ़रोग करके अपनी आमदनी खुद ही चाहे खुद मुख्तार हो। और पीपल्स पार्टी का भी यही फ़िलासफ़ी है, यही मंशूर है कि ख़वातीन को हमने इंडिपेंडेंट बनाना है, एम्पावर्ड बनाना है। तो कुछ सिलाई मशीनें मैं लेकर आया हूँ उनके लिए आज, तो वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं। इलेक्शन के दिनों में सिलाई मशीन बेचना कैसा लग रहा है? नहीं, ये इत्तेफाक है। मैं सिलाई मशीनें इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ नहीं दे रहा हूँ, मैं पूरे साल में आप समझे एवरी मंथ कभी सिलाई मशीनें, कभी रिक्शाएँ, कभी गैस मशीनें, कुछ ना कुछ मैं देते रहता हूँ। मैं फ़ुटबॉल का सामान, बॉक्सिंग का सामान, मैं हर महीने मेरा टारगेट होता है कि या तो फिर पानी का आरओ प्लांट लगा के देता हूँ। तो मैं इस तरह काम करते रहता हूँ। आप आए क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे, तो इसलिए आपको लग रहा है कि मैं इलेक्शन की वजह से दे रहा हूँ, मगर इलेक्शन की वजह से नहीं दे रहा हूँ, मैं सारा साल देते रहता हूँ। नादर मियाँ, मुझे ये बताएं कि लियारी की बड़ी हमने फुटबॉल के हवाले से, गेम्स के हवाले से, लेकिन यार मैं इन एरियाज़ में आके देख रहा हूँ कि जब मैं बचपन में आता था, अब आबादी बढ़ गई लेकिन हालात सड़कों के, सफाई के, वो कोई अच्छे नज़र नहीं आए। नहीं सर, मैं आपके साथ डिसएग्री करूंगा। लियारी की अगर आप, ये 7 वाली सड़क है, इसका नाम है टेनरी रोड, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। टेनरी रोड पूरा बन चुका है, इसके लेन्स भी एक्सपेंड कर लिए हैं, स्ट्रीट लाइटें भी लगा दी हैं। इसी टेनरी रोड पे हमने NICVD बना के दिया है, जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 1 रुपया भी नहीं लेते, और दिल के अमराज स्ट्रीट होते हैं। वहीं पे लियारी जनरल हॉस्पिटल को हमने अपग्रेड किया है, चाइल्ड हेल्थ सेंटर बनाया है। हमारे लेफ़्ट पे इस वक्त चाकीवाड़ा रोड है, उसको भी हमने पूरा नया बनाया है, कारपेटिंग की है। ये प्रोजेक्ट भी जो है ये पीपल्स पार्टी ने ही बनाया था, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर का है। इसी के साथ है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज, इसके साथ ही आप दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी ने की है। लियारी की आबादी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मसाइल भी बहुत ज़्यादा है। हमने माजी करीब में देखा हिद्दतें शिद्दतें, फिर कराची के अंदर हमने अफसोसनाक वाक़े भी देखे, MQM पीपल्स पार्टी, और उसमें गाड़ियों का जलना, मर्डर तक हो जाना। ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सियासत है जिसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ख़त्म करना चाह रहे हैं। बिलावल साहब का नारा जो इस दफ़ा है इलेक्शन में, वो ये है, चुनो नई सोच को। उसका मकसद ही ये है कि नफ़रत की और आपस में लड़ाई झगड़े की सियासत ख़त्म करनी है, क्योंकि इसी चीज़ ने पाकिस्तान को पीछे रखा हुआ है, आगे बढ़ने से रोका हुआ है। तो बिलावल साहब नई सोच की सियासत, कि आप सबको अपनाएं, आपके कोई मुखालफिन भी हो, आपके साथ वो अग्री भी नहीं करते हो, फिर भी आपने उनको साथ लेकर चलना है, क्योंकि पाकिस्तान हम सबका है। थैंक यू नादर, आपका शुक्रिया। मुझे पता चला कि बड़ी तेज़ बॉक्सर हैं, कैसे सीखा, कैसे शौक़ आया? मैं एक इंटरनेशनल बॉक्सर भी हूँ और मैं अभी ओवरऑल क्लबों की कोच भी हूँ नेशनल में, और मैं गर्ल्स को सिखाती हूँ, बॉक्सिंग ट्रेन करती हूँ, और जो नेशनल गेम्स होते हैं, नेशनल गेम्स में मैं उनके साथ पार्टिसिपेट भी करवाती हूँ लड़कियों को, और उनको आगे ले जाने की कोशिश भी कर रही हूँ। और मैं सर नादिल गबूल को बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया बॉक्सिंग वालों को, और बहुत ज़्यादा हेल्प किया। हम उनकी बहुत शुक्रगुजार हैं। पीपल्स पार्टी की ऑलरेडी हम लोग बहुत शुक्रगुजार है, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और इससे ज़्यादा मज़ीद इंशाल्लाह हम उनको सपोर्ट करेंगे, और हम चाहते हैं और वो भी हमें और मज़ीद सपोर्ट करें, ताकि हमारे लियारी की कम्युनिटी की बच्चियाँ, चाहे बच्चे, वो आगे बढ़ सकें और मज़ीद। ख़वातीन को स्पोर्ट्स में आगे लाना, और चले बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं, तो उसमें ये मुझे बताइएगा कि सिर्फ लियारी ही क्यों, बाकी जगहों पे कैसे, जो घरों में बैठी ख़वातीन सुन रही हैं, देख रही हैं, वो लियारी से, आपसे या गबूल साहब की जो खिदमात हैं, उससे मज़ीद किस हद तक इसे फैलाया जा सकता है? अब मैं यही चाहती हूँ, बॉक्सिंग, पहले तो बात ये, बॉक्सिंग सेल्फ डिफेंस है, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के, उनके लिए सेल्फ डिफेंस है। वो घर से निकलती हैं तो उनके लिए एक सेल्फ डिफेंस भी आता है। हम लोग यही चाहते हैं कि बॉक्सिंग में सारी लड़कियाँ सिर्फ बॉक्सिंग में, कराटा वगैरह हर फील्ड में आ जाएं, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए बच्चियों का आगे आना ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस की हद तक तो ठीक है, घर वाले तो महफूज है ना आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, घर वाले महफूज हैं, उनका कोई टेंशन नहीं। वो फ़ख्र करते हैं कि हमारे कराची की बच्चियाँ, खास करके हमारे बलोच कौम की बच्चियाँ आगे आ रही हैं। वैसे तो हर कौम को आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गुड लक, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। अच्छा, मैं अभी सुन रहा था कि आपने यहाँ से सिलाई सीखी, और फिर ये कैसे हो गया सारा कुछ? ये लियारी प्रोजेक्ट जो है ना, ये काफ़ी अरसा हो गया। जब हम बच्चियाँ थे तो यानी मैंने 35 साल पहले यहाँ काम सीखा।
सिलाई, हाथ की कढ़ाई, मशीन की कढ़ाई। यहाँ प्रोजेक्ट में जो ना और वो बॉक्सिंग वाले, पहले उस ज़माने में टाइपिंग सीखते थे लड़कियाँ लड़के, यानी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, काम अच्छी तरह होता है। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा पीपल्स पार्टी ही करती है। हर जैसे पीपल्स पार्टी के दौर में अगर उसके दौर ना भी हो, दूसरी पार्टियों के दौर में पीपल्स पार्टी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है। किसी और जगह से भी मिलते हैं, आइए हमारे साथ ही चलिए। कराची में हमने कोशिश की कि आपको पता है नाज़रीन कि जिस तरह चित्राल में, जिस तरह सवात में, जिस तरह बहुत सारे इलाकों में, कसूर में आपने देखा कि हमने जहाँ से शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो उम्मीदवार भी रशीद खान साहब जिन्होंने उनके लिए कुर्बानी दी, मलक मोहम्मद अहमद ख़ान, फिर चौधरी मंजूर अहमद, हम इकट्ठे कर लेते हैं ताकि वहाँ गुफ्तगू हो सके। इसी तरह मेरे साथ हैं NA 249 से अनसब रज़ा फ़ातिमी साहब और PS 91 से जनाब नासिरुद्दीन महमूद। बहरहाल मैंने इनको कोशिश की कि आइए इकट्ठे होते हैं और आप रोज़ मीटिंग भी करते हैं और अपनी कोऑर्डिनेशन भी करते हैं शहर के हवाले से, सूबे के हवाले से, तो मुझे अच्छा लगा कि ऐसे चेहरे आने चाहिए। आपने देखा सक्खर में, आपने देखा रहीम यार ख़ान में, डेरा गाजी ख़ान में नाराज़गियाँ भी चलती हैं, ग्रुपिंग भी होती है, मगर उसके बावजूद मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं उम्र में चूँकि बड़ा समझता हूँ नासिरुद्दीन महमूद साहब को, तो मैं चाहूँगा कि उनसे शुरू हो। और आपने मेरे हर प्रोग्राम में ये देखा है कि तज़कियाकार जैसा भी हो, जो सीनियर है उसकी इज़्ज़त ज़रूरी है। नासिरुद्दीन महमूद साहब फरमाइएगा, आपके इलाके हलके का नंबर 1 मसला क्या है? मैं ये चित्राल से शुरू हुआ इस सवाल के साथ, और उसके हल के लिए तजवीज़ क्या है? मेरे ख़्याल में इस हमारे हलके का जो सबसे बड़ा मसला है वो साफ़ पानी की फ़राहमी का मसला है। यहाँ पर साफ़ पानी की फ़राहमी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना फ़राहमी है आपका कोई। मैं आपको रोकूंगा, ये मैं एज लाइव चलता हूँ और ये समझिए लाइव ही चल रहे हैं। बात ये है कि ये बात पीपल्स पार्टी वाला भी कर रहा है, ये बात MQM वाला भी कर रहा है, ये बात नून लीग वाला भी कर रहा है, ये बात अब सारी जमातें कर रहे हैं। वो किन्ने हल करना सी, हुआ क्यों नहीं और करेंगे कैसे? मुझे करने पे ज़्यादा जोर दीजिए। सही नहीं, बिल्कुल मैं आपको वही बताऊंगा। देखिए जब हम ये सोचते हैं या इसका जायज़ा लेते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो हमें ये देखना होगा कि सूबे में देखिए 18वीं तरमीम के बाद अगर हम ये कहें कि जी ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं थी, और सूबे में अगर बल्दियाती निज़ाम मौजूद है और बल्दियाती इदारे मौजूद हैं और मेयर मौजूद है, और वो ये कहे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो उसको कहने से तो हम जान नहीं छोड़ सकते ना उनकी। सवाल में जान हम ये कहते हैं कि देखिए उसके बावजूद कि न सूबे में हमारी हुकूमत है गुज़िश्ता 15 बरसों से, बल्कि उसके भी पहले से हमारी आखिरी हुकूमत जो थी वो 99 में थी, उसके बाद से सूबे में हमारी हुकूमत नहीं आई। मज़ीद क्या इश्यूज़ हैं? और आप NA से उम्मीदवार हैं। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ, कराची में भी खड़े होकर कह रहा हूँ, ये आखिरी प्रोग्राम है इलेक्शन से पहले, लेकिन उसमें ये नालियाँ, ये वो चक्कर नहीं है रुकने पार्लियामेंट का, कानून साजी, पॉलिसी बनाना, वो क्या है आपके पास नुस्खा कोई? बिल्कुल, बतौर मेंबर असम्बली यकीनन हमारा काम जो है वो कानून साजी है, लेकिन जो हमारे हलके की आवाम है, जो हमें मंतखब करते हैं, वो हमसे यकीनन एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके मसाइल को भी हल करें। जिस तरह अगर मैं अपने हलके की बात करूं तो मेरे हलके के यकीनन एक तो पानी का मसला है, तो पूरे शहर का मसला है। टैंकर माफिया इस शहर के अंदर है, करोड़ों अरबों रुपए का पानी इस शहर के अंदर बेचा जाता है जो नलों में है, जिस तरह नासिर भाई ने फरमाया। साथ साथ मेरे शहर का एक और बुनियादी तौर पर, मेरे हलके का खासकर एक बुनियादी तौर पर एक मसला जो कराची में बहुत संगीन मसला है, वो है मेरे हलके का एक इलाका है मुजाहिद कॉलोनी, जहां आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बहुत अच्छा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का बहाल होना चाहिए, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली की आड़ में वो जो लोग जो पाकिस्तान बनने से पहले के वहाँ से वहाँ आबाद थे, वो उनको आपने बेघर कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में वैसे ही एक तो हम पिछली हुकूमत हमसे वादा करके चली गई कि वो 50 करोड़ या पता नहीं 50 लाख घर बनाएंगे, ना वो 50 लाख घर कभी बने। जो घर आप पहले से बने हुए थे, जो लोग बेचारे पहले से आबाद थे, आप उनकी कोई और आबादकारी करते, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करते शहर का, आप नाले बिल्कुल चौड़े करते, नालों को बहाल करते, लेकिन वो जो लोग पहले से आबाद थे उनको आपने उल्टा बेघर कर दिया। तो इस किस्म के बहुत सारे मसाइल हैं। इंशाअल्लाह अगर आवाम ने मुंतखब किया तब भी और नहीं भी मुंतखब किया तब भी हम मुख्तलिफ फोरम पर इस तरीके के मसाइल को ज़रूर उठाने के लिए आवाज़ जो है ना वो उसको इंशाअल्लाह बुलंद करेंगे और हल भी करेंगे। मैं एक नुक्ते पे यहाँ से जाने से पहले बात ज़रूर करूँगा कि अगर कराची को पानी दो और समंदर किनारे,
ये शहर आबाद हो और उसमें कराची को पानी दो के नारे लग रहे हों, मैं बिला तखसीस व तफरीक ये बात ज़रूर कहूँगा जाने से पहले, यहाँ से दोस्तों से बाय बाय टाटा करने से पहले। वैसे पानी पानी होने वाली बात है और मुझे तो ये फील हो रहा है कि पानी किनारे बैठ के मैं प्यासा रहूं तो बस फिर साढ़े ते अल्लाह ही रहमत करेगा, वैसे हरकत नहीं है। जी नाजरीन, दुनिया के अजीम सिलसिले हिमालय के पहाड़ों से चलने वाली टीम पहुंच गई है मनोड़ा बीच पर, कराची के साहिल पर। और रास्ते में हमने आपको बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ सुनवाया, बहुत कुछ समझाया और बहुत कुछ बातें करने की कोशिश की, मुख्तलिफ़ लोगों से, शख्सियात से मिलवाया आपको। हम समंदर किनारे इसलिए आए कि जो सिलसिला हमने बुलंदियों से शुरू किया था वो हम यहाँ पे गहरे पानियों पे ख़त्म कर रहे हैं। इसके दरमियान आपको रेगिस्तान भी दिखाए, इसके दरमियान आपको सब्ज़ा ज़ार भी दिखाए, मैदानी इलाके भी दिखाए और उसमें जारी जो सियासी और इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश की, वहाँ पे भी ले जाने की कोशिश की। और इसके साथ साथ इस मुल्क के दिफा के एतबार से, रियासत के इस्तेहकाम के हवाले से हमने हर जगह पे खड़े होकर बात की और ये कहने की कोशिश की कि पाकिस्तान को सब ने मिलजुल कर लेके चलना है, आगे बढ़ाना है और इसकी खिदमत में, इसकी तामीर में, इसकी किस्मत को बेहतर बनाने में अपना हिस्सा अदा करना है, ना कि तखरीब की तरफ जाना है, ना कि हमने पाकिस्तान की दुश्मनी की तरफ जाना है, ना उसकी इजाज़त है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। बहरहाल चौथा स्तून टीम पहुंची है और आज के प्रोग्राम में हमने कराची में बातें दिखाने की कोशिश की, सुनाने की कोशिश की। मैं मगरिब का वक्त है, सूरज डूबने वाला है, इस दुआ के साथ कि इस मुल्क का चेहरा जो दागदार करना चाहते हैं वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे और एक नया जब सूरज उभरे, उसकी किरणें नमूदार हों तो पाकिस्तान में अच्छाइयाँ, बेहतरियाँ और एक दूसरे के लिए आसानियाँ उनका सामान हो। और उसमें मुझे बीइंग अ मीडिया पर्सन और आपको जो जिस भी तबका फ़िक्र से आपका ताल्लुक़ है, कुमाश से ताल्लुक़ है, जिस उम्र से भी ताल्लुक़ है, बुज़ुर्ग, जवान, बच्चे, माएँ, बहनें, बेटियाँ और अपनी अपनी बीवियाँ, उन सब से मैं मुखातिब हूँ कि खुदा इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कीजिए। कल ये इंतखाबी सिलसिला ख़त्म हो गया हमारी तरफ से, चौथा स्तून टीम की तरफ से। कल के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि जो मंगल की रात 12 बजे जब इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो हम तब आपसे इजाज़त चाहेंगे और उससे पहले हम आपको कल के प्रोग्राम में, मंगल के प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश करेंगे कहाँ क्या जोश है, वलवला है और किस तरह कैंपेन्स जो हैं वो अपनी इख्तिताम की जानब रवां दवां हैं। और 12 बज गए तो हमने ज़ाब्ता अखलाक पे अमल करते हुए उसके बाद उसकी पाबंदी करनी है, धज्जियाँ नहीं उड़ानी और उसके लिए कानूनी इदारे मौजूद हैं, उन्हें भी हमें तक़वियत देना होगी और समझाना भी होगा कि नाजायज़ किसी के साथ ना हो। हर बंदे को पूरा मौका मिलना चाहिए सांस लेने का, बात करने का, लेकिन तहज़ीब और हुब्बुल वतनी के दायरे के अंदर रह के। मनोड़ा कराची से जवाद फैज़ी, चौथा स्तून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।